चलो, आदित्य L1 का टाइम आ गया। ठीक है, आदित्य L1। पहले एक इमेज देख लो, एक दो फोटो देख लो, जिससे कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं। उसके बाद हम लोग समझने का काम करेंगे। राइट, डन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्बिट की बात कर लें, आदित्य L1। और ऑर्बिट पे जाने के पहले बहुत क्विकली आपको एक बात बता दें कि आदित्य मिशन, जैसा कि नाम से ही पता है कि आदित्य मिशन सन की स्टडी के लिए भेजा हुआ एक स्पेसक्राफ्ट है। ठीक है, सन की स्टडी के लिए भेजा हुआ एक स्पेसक्राफ्ट है। सन की स्टडी इस वजह से जरूरी हो जाती है क्योंकि सन के कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जिनसे कि पूरा का पूरा सौर मंडल अफेक्ट होता है। खास तौर पे सोलर कोरोना के फ्लेयर, एनर्जी फ्लेयर, जिससे कि अचानक से सोलर कोरोना से बहुत बड़ी क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है। फिर सोलर कोरोना के स्टॉर्म्स जो होते हैं, जिससे कि हमारे रेडियो कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब होते हैं। तीसरा, कई बार ये भी होता है सोलर स्टॉर्म के दौरान कि हमारे सैटेलाइट वगैरह काम करना बंद कर देते हैं। कुछ सैटेलाइट परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं, कुछ सैटेलाइट कुछ वक्त के लिए काम करना बंद कर देते हैं, जिसके इंप्लीकेशन सीरियस हो सकते हैं। तो हमें सन को समझने की जरूरत है। वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री सन की स्टडी के लिए अपने अपने स्पेसक्राफ्ट भेज चुके हैं, जो एक खास ऑर्बिट में रह करके सन को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा है, सोलर कोरोना को और सोलर फोटोस्फेयर को ऑब्जर्व कर रहा है, और वहां के फिनोमिनन को कैप्चर करके जो डेटा है वो अर्थ तक भेज रहा है। तो ये है हमारा आदित्य L1, जो इंडिया का पहला सोलर मिशन है। यहाँ पे जो सबसे अनूठी बात है, स्पेसक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट के अपने सेंसर हैं, वो सब ठीक है, वो मैं समझा दूंगा। और लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, इसलिए क्योंकि इस पे काफी अच्छा कंटेंट मैंने कल रात में फिर से अपडेट किया है आप लोगों के लिए। और जैसे कल आप लोगों के साथ PDF नोट्स भी शेयर हुआ था प्रेजेंटेशन के अलावा, तो वो आज भी शेयर होगा। तो इसलिए यहाँ पे अब बहुत फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि ये जो हमारा आदित्य L1 मिशन है, ये बड़े इंटरेस्टिंग ऑर्बिट में गया हुआ है। अभी तक हम उन ऑर्बिट से फैमिलियर हुए हैं, अभी तक हम उन ऑर्बिट्स के साथ फैमिलियर हुए हैं जो ऑर्बिट किसी सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। करेक्ट, चाहे वो सेलेस्टियल बॉडी मून हो, चाहे वो सेलेस्टियल बॉडी मार्स हो, लेकिन वो किसी ना किसी सेलेस्टियल बॉडी की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा ऑर्बिट है जिसके सेंटर में कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, जिसके सेंटर में कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। ये हैलो ऑर्बिट है। हैलो समझते हैं, जिसको हम कहते हैं दिव्य आभा। जैसे हम अपने जब भगवान लोगों की फोटो देखते हैं, जो आर्टिस्ट का इंप्रेशन होता है, तो आप देखेंगे कि उनके हेड के चारों तरफ एक आभा मंडल है। तो उस आभा मंडल को हम हैलो कहते हैं। राइट, अब आप पूछेंगे कि हेलो किस चीज का बना है, तो किसी चीज का नहीं बना, बस प्रकाश जैसा दिखता है। ठीक है, तो इसी तरह से L1 जो है वो एक पॉइंट है। L1 एक पॉइंट है, वो अर्थ के काफी करीब है, सन से काफी दूर है। लेकिन सन अर्थ से मिलियन टाइम्स बड़ा है, 10 लाख टाइम्स जो है ना, सन हमारे अर्थ से बड़ा है। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, एक्चुअली सन अर्थ से मिलियन टाइम्स बड़ा है। एक सन में 1 मिलियन अर्थ समा जाए। और अर्थ और सन के बीच में ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि अर्थ और सन की दूरी में
ठीक है ना, जो अर्थ और सन की दूरी में महज 1% दूरी पर है। अर्थ से सन की जो दूरी है तकरीबन 15 मिलियन किलोमीटर है, सॉरी 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर की है। और ये जो हमारा L1 पॉइंट है वो महज 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। अब थोड़ा सा इसको ऐसे सोचो कि जब हम बात कर रहे हैं अर्थ और सन के बीच की दूरी की, तो ये बस 1% डिस्टेंस पर है हमारा L1 पॉइंट, 1.5 मिलियन, जबकि डिस्टेंस है 150 मिलियन। ठीक है, तो ये 1.5 मिलियन की दूरी पर है। और ये वो पॉइंट है जहां पे अर्थ का अपना ग्रेविटी और सन जो अपना ग्रेविटेशनल इफेक्ट लगा रहा है, दोनों एग्जैक्टली बैलेंस होता है। तो जो L1 पॉइंट है ना अर्थ और सन के बीच में, ये जो एक हमारा L1 पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सन का पुल और अर्थ का पुल एग्जैक्ट बैलेंस हो जाता है। सन का पुल और अर्थ का पुल एग्जैक्ट बैलेंस हो जाता है। और इस पॉइंट की खासियत ये होती है कि ये ऐसे ग्रेविटी बैलेंस का पॉइंट है कि इस पॉइंट की परिक्रमा कर सकते हो। सेंटर में कुछ नहीं है, देयर इज नो सेलेस्टियल बॉडी इन द सेंटर, लेकिन उस पॉइंट की परिक्रमा आप कर सकते हो। तो किसी भी दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में, किसी भी दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में, यहां पे अर्थ और सन की बात हो रही है, लेकिन इसी तरह से मार्स और सन के बीच में भी, वीनस और सन के बीच में, और वीनस और सन के बीच तो छोड़ो, अर्थ और मून के बीच में ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल एग्जैक्टली मून के ग्रेविटेशनल पुल के बराबर है। और उस पॉइंट की धीरे धीरे ऑर्बिट की जा सकती है। और ऐसे पॉइंट को एक मैथमेटिशियन लैग्रेंज ने ढूंढा था थियोरेटिकली, कि ऐसे ग्रेविटेशनल बैलेंस के पॉइंट होंगे जिस पॉइंट पे कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जाकर के, सैटेलाइट वगैरह जाकर के, और उसी पॉइंट के इर्द गिर्द बना रहेगा। उसको कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट, क्योंकि ये मैथमेटिशियन लैग्रेंज ने थियोरेटिकली इस चीज को प्रूव किया था। और ये अर्थ और सन के बीच में जो 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, उस 5 में से ये सबसे अनूठा लैग्रेंज पॉइंट है, क्योंकि इस लैग्रेंज पॉइंट पे अर्थ कभी भी सन के बीच नहीं आएगा। अर्थ का ये रास्ता है। अब आप गौर करो कि अगर लैग्रेंज पॉइंट 5 पे अगर कुछ इंसर्ट करते हो, तो वो मोर और लेस एक ऐसा वक्त आएगा जब अर्थ उसको कवर कर देगा और सन को वो डायरेक्टली नहीं देख पाएगा। इसी तरह से L3 भी सन और अर्थ अर्थ उसको कवर कर सकता है, L4 को भी कवर कर सकता है, L2 को भी कवर कर सकता है। सो माई पॉइंट इज कि L1 इकलौता ऐसा लैग्रेंज पॉइंट है अर्थ और सन के बीच में, जहां पर अगर मेरा सैटेलाइट हो यहां पे, तो कभी भी अर्थ इस सैटेलाइट और सन के बीच में नहीं आएगा। तो आदित्य L1 एक बड़े अनूठे ऑर्बिट के रास्ते जा चुका है। और वो अनूठा ऑर्बिट क्या है हमारा? वो अनूठा ऑर्बिट कुछ और नहीं, एक लैग्रेंज पॉइंट है। 3 बातें याद रखनी। लैग्रेंज पॉइंट, मैथमेटिशियन लैग्रेंज के ऑनर में, दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में ऐसा पॉइंट या ऐसे पॉइंट्स जहां पर उनके ग्रेविटेशनल पुल एग्जैक्टली बैलेंस होते हैं। और इन पॉइंट्स की खासियत होती है कि इन पॉइंट्स की परिक्रमा हो सकती है ऐसे जैसे कि ये कोई सेलेस्टियल बॉडी है। अर्थ और सन के बीच में ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। अर्थ और सन के बीच में ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। और इन 5 लैग्रेंज पॉइंट्स में से एक लैग्रेंज पॉइंट, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक लैग्रेंज पॉइंट ऐसा है जिस लैग्रेंज पॉइंट पे होने से अर्थ कभी भी उस स्पेसक्राफ्ट और सन के बीच में नहीं आने वाला। तो कभी भी डायरेक्टली आप सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लो ये बोर्ड अर्थ है, मैं बोर्ड के काफी करीब हूं, कैमरा सन है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बोर्ड जिस ग्रेविटी से मुझे पुल कर रहा है, बोर्ड जिस ग्रेविटी से मुझे पुल कर रहा है, वही ग्रेविटी से मुझे कैमरा भी पुल कर रहा है। तो मैं यहां पे बना हुआ हूं, ये लैग्रेंज पॉइंट है। अब इंटरेस्टिंग क्या है
कि अगर मैं इस लैग्रेंज पॉइंट पे हूं तो ये बोर्ड कभी भी मेरे और कैमरे के बीच में नहीं आएगा। यही L1 पॉइंट है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अब एक बार में आप बता दो। तो हमारा आदित्य जो है वो इस लैग्रेंज पॉइंट पे जाने वाला है। ये वाले लैग्रेंज पॉइंट पर हमारा आदित्य जाएगा और इस लैग्रेंज पॉइंट की यूं परिक्रमा करता रहेगा। करेक्ट। अब कोई क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ लो, उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर दें आप लोगों के लिए। सर, इज इट एन ऑर्बिट और अ पॉइंट? अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, L1 एक पॉइंट है और L1 की जब आप परिक्रमा करोगे तो वो ऑर्बिट होगा। तो हमारा जो आदित्य जा रहा है ना, हमारा जो आदित्य जा रहा है तो वो जा रहा है बेसिकली, ठीक है, हमारा आदित्य जो जा रहा है वो बेसिकली जा रहा है L1 की परिक्रमा करने। L1 पॉइंट है, L1 की परिक्रमा करेगा। अर्थ के रोटेशन, वो भी सन का रोटेशन करेगा। L1 पॉइंट अर्थ के साथ साथ शिफ्ट करता जाएगा, जैसे जैसे अर्थ ऐसे आएगा, ठीक है, L1 पॉइंट भी ऐसे आएगा। लेकिन कभी भी, एक मिनट, देखो हमारा सैटेलाइट ऐसे है, ठीक है, तो हमारा सैटेलाइट भी ऐसे मूव करेगा जब सैटेलाइट में ये L1 पॉइंट है, तो L1 पॉइंट भी ऐसे मूव करेगा जब अर्थ मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थ और सन के बीच का ही ये पॉइंट होगा। जब अर्थ मूव कर जाएगा तो L1 पॉइंट भी मूव कर जाएगा और L1 पॉइंट के चारों तरफ, ठीक है, L1 पॉइंट के चारों तरफ हमारा आदित्य परिक्रमा में लगा हुआ है, ठीक है। फिर अर्थ मूव करता करता यहां आ गया, ठीक है, तो हमारा L1 भी मूव करता करता यहां आ गया और L1 आ गया, आदित्य अब यहां पे L1 की परिक्रमा करेगा। अब ये क्लियर हुआ थोड़ा? अब ये क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। ये अब बहुत सिंपल हो गया, अब इससे ज्यादा सिंप्लिसिटी की जरूरत नहीं है। तो L1 पॉइंट पता चल गया। अब आप दूसरा एक डायग्राम देख लो, आदित्य कैसे जा रहा है, ये देखो। देखो, L1 पॉइंट यहां पे है, L1 पॉइंट यहां पे है, करेक्ट। L1 पॉइंट यहां पे है, आदित्य ऐसे इसको ऑर्बिट करेगा, करेक्ट। आदित्य ऐसे इसको ऑर्बिट करेगा, ये हमारा L1 पॉइंट है। और ये पॉइंट है, ये कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। अर्थ से L1 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। हमने क्या किया, हमने उसको सबसे पहले यहां पे इंसर्ट किया, उसके बाद आदित्य ने एक बार ऐसे परिक्रमा की, उसके बाद आदित्य इससे ऊपर वाले ऑर्बिट में आया। क्या कर रहे हैं हम, इसको वेलोसिटी गेन करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार और वेलोसिटी गेन कराया, अब इससे ऊपर वाले में आया, अब अच्छी वेलोसिटी बन गई, एक बार और वेलोसिटी गेन कराया और यहां आ गया और यहां से ये अब निकल जाता है, ठीक है। अब जाएगा और ये अब L1 में इंसर्ट हो गया और अब इसके बाद वो L1 की परिक्रमा करेगा और हमारा सन कहाँ है, सन दूर यहां पे है और L1 की परिक्रमा करते हुए आप बड़े आराम से आप सन को डायरेक्टली देख सकेंगे, बड़े आराम से आप सन को डायरेक्टली देख पा सकेंगे। ये अदृश्य पॉइंट है, एग्जैक्टली अदृश्य पॉइंट है ना। तो ये अदृश्य है, लेकिन जब वहां पर जाओगे तो दोनों तरफ की ग्रेविटी ऐसे आपको पुल करेगी कि आप वहां पे एकदम बैलेंस, ना तो इधर हिलोगे ना इधर हिलोगे, एकदम बैलेंस रह सकते हैं। और अगर आपको एक ऑर्बिटल वेलोसिटी दे दी जाए तो आप इस पॉइंट की परिक्रमा भी कर सकते हो। तो ये हमारा आदित्य L1 का लोकेशन है। तो कैसे आदित्य L1 को भेज रहे हैं, क्लियर हो गया हमारा। और आदित्य L1 कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है, ये क्लियर हो गया कि सन की स्टडी के लिए आदित्य L1 जा रहा है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए।
L1 पॉइंट के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या आदित्य L1 को पराबैंगनी किरणें नष्ट नहीं करेंगी? नहीं नष्ट करेंगी। उस तरह के प्रोटेक्टिव मेजर्स बिल्कुल दिए गए हैं। L1 स्थिर है? नहीं, अर्थ के मूवमेंट के साथ मूव करेगा ना। पिछले वाले में हमने देखा था ना कि जैसे-जैसे अर्थ मूव करेगा, ये देखो, अर्थ ऐसे समझो इसको कि अर्थ जब यहां से मूव करके यहां आया, तो L1 भी यहां से मूव करके यहां आ गया, और जो भी L1 की परिक्रमा कर रहा था, राइट, जो भी L1 की परिक्रमा में लगा हुआ था, ऐसे वो अब यहां पे L1 की परिक्रमा करेगा। फिर L1 जैसे जैसे अर्थ इधर मूव करेगा, तो L1 भी मूव करेगा, और L1 मूव करेगा, L1 की परिक्रमा भी जो कर रहा है वो भी मूव करेगा। तो लेकिन बना रहेगा L1 पे ही, और सन को डायरेक्टली ये ऑब्जर्व कर रहा हो। हेलो ऑर्बिट उन ऑर्बिट्स को कहते हैं, हेलो ऑर्बिट्स उन ऑर्बिट्स को कहते हैं जिन ऑर्बिट के सेंटर में कोई भी सेलेस्टियल बॉडी नहीं होती, ग्रेविटेशनल बैलेंस होता है, और ग्रेविटेशनल बैलेंस होने की वजह से, ठीक है, ग्रेविटेशनल बैलेंस होने की वजह से उस पॉइंट की परिक्रमा की जा सकती है, तो उसको हम हेलो ऑर्बिट कहते हैं। करेक्ट। चलो, अब इससे ज्यादा यहां पर कुछ भी हमारे जानने का है नहीं। अब अगर हम देखें, एक मिनट रुको, कुछ बेसिक पॉइंट्स को यहां से अब हम लोग देखते हैं। हाँ, ठीक है। तो अब इसको लिखना मत, क्योंकि टाइम कम है और चीजें समझ में आ रही हैं। तो बाकी चीजें आप मेरे नोट्स में देख लेना कि क्या क्या है, लेकिन अब चीजों को थोड़ा सा कंपाइल करते हैं आदित्य L1 को लेकर के। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि ये लैग्रेंज पॉइंट वन पे जा रहा है हमारा, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? तो लैग्रेंज पॉइंट अर्थ और सन के बीच में एक है, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वीय संतुलन का फील्ड है। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? तो अर्थ और सन के बीच में गुरुत्वीय संतुलन का एक लोकेशन है, और ये लैग्रेंज पॉइंट जो है, इसके चारों तरफ एक हैलो ऑर्बिट में हमारा आदित्य L1 इसकी परिक्रमा करेगा, L1 पॉइंट की परिक्रमा करेगा, और परिक्रमा करते समय कंटिन्यूअसली सन का उसको व्यू मिलेगा, ठीक है। और ये L1 पॉइंट जो है 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है, और कंटिन्यूअसली इसको सन का व्यू मिलेगा, और कंटिन्यूअसली ये सन का व्यू देखते हुए ये सोलर कोरोना को और अलग अलग जो सोलर फिनोमेना होते हैं, जो सोलर वेदर के फिनोमेना होते हैं, तो उनको ये ऑब्जर्व करेगा। इसके पास अपने सेंसर हैं, अपने पेलोड्स हैं, जिसके जरिए ये सोलर कोरोना को और सोलर फिनोमेना को स्टडी करेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और ये आपके नोट्स में है, तो आप लिखिएगा मत, हम बस आपको दिखाना चाहते हैं। एक मिनट रुक जाइए, वो प्रोजेक्टर की केबल में ले रहा हूं। ये 7 पेलोड्स हैं हमारे आदित्य L1 में। सोलर कोरोना क्या होता है ज्योग्राफी में पढ़ोगे, और अगर नहीं पढ़ोगे तो बस ये समझ लो कि सन के वायुमंडल का जो बाहरी हिस्सा है उसको हम सोलर कोरोना कहते हैं। सन के वायुमंडल का जो बाहरी हिस्सा है उसको हम सोलर कोरोना कहते हैं। मेरे पास अगर कोई फोटो हो तो मैं आप लोगों के साथ जरा वो दिखा दूं, उस फोटो को, कि सोलर कोरोना होता क्या है। अभी तो आप पेलोड्स को देख रहे हो, एक मिनट रुक जाओ, मैं सोलर कोरोना को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो, ये है सोलर कोरोना। ये सन के जो अपने इनर लेयर्स हैं, ये ज्योग्राफी की चीज है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को पता होगा। लेकिन ये जो सन का जो इनर लेयर है उसमें कोर है, फिर बीच में रेडिएटिव जोन है, और बाहर कन्वेक्शन जोन है।
और आउटर में सबसे पहले फोटोस्फेयर है। ये सन का वो पार्ट है जो आपको और हमको दिखता है। ये फोटोस्फेयर जो है वो आपको और हमको दिखता है। फोटोस्फेयर के बाहर क्रोमोस्फेयर है जो कि लगभग ट्रांसपेरेंट है। लेकिन ये फोटोस्फेयर के बाहर है, इसलिए आप देख पाते हो फोटोस्फेयर को, लेकिन क्रोमोस्फेयर उसके बाहर है। लेकिन चूंकि क्रोमोस्फेयर लगभग ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए क्रोमोस्फेयर आपके व्यू को बाधित नहीं करता है। इसके बाद एक छोटा सा ट्रांजिशन रीजन है, और जिसके बाद है सोलर कोरोना, जो बाहरी हिस्सा है। ठीक है, तो सोलर कोरोना और सन के अलग अलग फिनोमिना को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 गया है। 7 अलग अलग इसके पेलोड हैं। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, जो कोरोना को स्टडी करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कैप्चर करके और सन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो सन से लो एनर्जी की एक्सरे निकल रही है उसको स्टडी करने का एक ये है। उसके बाद हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, तो एक लो एनर्जी एक्सरे, एक हाई एनर्जी। उसके बाद सोलर विंड में क्या क्या पार्टिकल होते हैं उनको स्टडी करने के लिए। फिर प्लाज्मा एनालाइजर, सन बेसिकली बना है प्लाज्मा से। प्लाज्मा मतलब कि एक्सट्रीमली हीटेड एंड आयनाइज्ड गैस, तो उसके लिए एक अलग से पेलोड है। और एक सन के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स हैं, जिनकी सहायता से आदित्य L1 सन को स्टडी करेगा, सन के फिनोमिनन को स्टडी करेगा। और सन को और सन के फिनोमिनन को स्टडी करके आदित्य L1 आपको सन के बारे में वो जानकारियां देगा जिससे कि इन फ्यूचर सोलर फिनोमिना से जो अर्थ की सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अर्थ की ट्रांसमिशन लाइंस, ये सारी चीजें जो डिस्टर्ब होती हैं, उन पर हम कहीं ना कहीं एक कंट्रोल तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनको लेकर के हम एक प्रिवेंशन का रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन अभी L1 तक आदित्य हमारा पहुंचा नहीं है। L1 तक पहुंचने में एक लंबा वक्त लगने वाला है, और तब आदित्य वहां पे पहुंचेगा, और तब वहां से सन का ऑब्जर्वेशन शुरू करके और सन के बारे में जो भी डेटा हमें मिलनी चाहिए वो आदित्य हमें देगा। तो दैट इज समथिंग जो हमें आदित्य के बारे में जानने की थी। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अब आप एक नजर जब मेरे आज वाले नोट्स को देखेंगे तो वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो अभी हम आदित्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, समय की थोड़ी कमी हो गई सही में, तो अब कल पहले 1 घंटे में हम लोग काम कर लेंगे इसके बारे में, हमारे मंगलयान और गगनयान। मंगलयान चूंकि एकॉम्प्लिश्ड मिशन है, उस पर क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है, तो मंगलयान कोशिश रहेगी कि पहले आधे घंटे 40 मिनट में हम लोग खत्म कर लें, आधे घंटे में, और अगला आधा घंटा गगनयान में लगेगा। क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुआ है गगनयान, तो गगनयान को भी लेकर के बहुत ज्यादा चीजें जानने की है नहीं। तो कल पहले 1 घंटे में, उससे ज्यादा नहीं, हम लोग इन दोनों चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। और 1 मिनट आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इसके बाद हम लोग स्पेस तो कल खत्म ही कर लेंगे बिगनिंग में, उसके बाद हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, मैं एक बार प्लानर को ही देख रहा हूं। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट एंड वी विल टेक अ लुक ऑन दी प्लानर। अभी क्लास से छोड़ करके मत जाइएगा, नहीं तो प्लानर का पता नहीं चलेगा कि कल स्पेस को फिनिश करके हम लोग क्या करने जा रहे हैं। राइट, ओके, नाइस। कल हम लोग एनर्जी शुरू कर रहे हैं। कल हम लोग एनर्जी शुरू कर रहे हैं, और एनर्जी 2 से 3 क्लासेस का मॉड्यूल है। तो कल परसों ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइडे तक हमारा एनर्जी चलेगा। एनर्जी के बाद डिफेंस की बारी आएगी। डिफेंस शुरू होगा, बीच में फिर दशहरे की छुट्टी आ जाएगी। डिफेंस दशहरे की छुट्टी के बाद खत्म होगा। उसके बाद एआई एंड रोबोटिक्स है, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह से टॉपिक्स लाइंड अप हैं। तो चलो अब क्लास छोड़ रहा हूं, क्योंकि अब आप लोगों की अगली क्लास का टाइम धीरे धीरे होता जा रहा है। तो आज इतना ही। नोट्स मैं मंगलयान और गगनयान का भी भेज दूंगा,
सो दैट कि आप कल उनको पढ़ कर के आओ और हम लोग कल बिना समय वेस्ट किए फटाफट उसको कर लेंगे, ठीक है? तो आप मंगलयान और गगनयान के नोट पढ़ के आओगे सो दैट कि उसको लेकर के बहुत जल्दी हम लोग चीज़ों को समझ लें और नेविगेट कर लें। तो चलो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, कल मिलते हैं फिर। गुड बाय।